The sea is full of beverages, Red Sea. The sea is full of beverages, Red Sea. हम लोगों ने पहले वीडियो में बेसिक्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा था। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि फंक्शंस, रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, फंक्शन कैसे रिलेशन का सबसेट है, रिलेशन कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। और हमने ये कहा था कि अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस कर रहे होंगे। तो आज उनमें से एक टाइप करेंगे जो है पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो डिटेल्ड चर्चा करने वाले हम लोग इस पे। कैसे होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस? कुछ इस तरह की चीज होती है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ऐसे करते करते है ना एक्सपोनेंट एक्स का कम हो ही रहा है तो कभी ना कभी तो यहाँ तक पहुंचेंगे और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए एन वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल बन पाएगा। पॉलिनोमियल कब होता है? कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होता है जब उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। यानी कि ये सारे के सारे एक्सपोनेंट्स कैसे हैं? यहाँ पे होल नंबर हैं, और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये इसका लीडिंग टर्म हो गया। अब जब भी हम किसी फंक्शन की चर्चा कर रहे होंगे तो दो चीज़ों को हम उसमें डिस्कस करेंगे। एक है उसका डोमेन और दूसरा है रेंज। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्स हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी टर्म को एक्स की किसी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सर्टेनली द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगा? तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को जो n डिग्री हो, डिग्री 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो कोई हमारे पास डायरेक्ट तरीका नहीं है, फॉर्मूला नहीं है जिससे रेंज निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो भी उस पॉलिनोमियल पे ही डिपेंड करता है। पॉलिनोमियल के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि हम उसका रेंज कैसे निकालेंगे। लेकिन एक ब्रीफ आइडिया लिया जा सकता है इसके रेंज के बारे में। सपोज इफ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस की रेंज ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने लिखा है ना फंक्शन ए एन एक्स रेस टू एन, ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये चीज मैं वापस लिख रहा हूं ए नॉट। तो यहाँ पे क्या है, द रेंज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है रेंज। कैसे? एन अगर आपका ऑड है या एन इवन है, दो ही पॉसिबिलिटी है भाई। एन अगर होल नंबर है तो इसका मतलब या तो ये ऑड होगा या फिर ये इवन होगा। तो अगर एन की वैल्यू ऑड है तो इसका रेंज जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और जब n की वैल्यू इवन है तो ये कभी भी रेंज इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स हो ही नहीं सकता। ये एक फैक्ट हमको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। फिर से हम रिकैप कर रहे हैं कि रेंज ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन डिपेंड करता है n की वैल्यू पे, जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर वो ऑड हुआ तो रेंज ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और अगर ये इवन हुआ तो ये कभी भी सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि हमको देखना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा हमको। तो ये हम देखते हैं इसके ग्राफ के एंड बिहेवियर से। सो चलिए एंड बिहेवियर्स देखते हैं, और उसके लिए काम करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एन ऑड है, ऑड के बारे में पढ़े तो सपोज जो फंक्शन है हमारा एक क्यूबिक फंक्शन है, लाइक दिस ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं है। तो अगर ए जीरो नहीं है तो ए क्या हो सकता है? ए पॉजिटिव हो सकता है या फिर ए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना? अगर ए पॉजिटिव है यहां पे, तो द वे द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन बिहेव्स, अब सोचो ये जो चीज है वो है डोमिनेंट टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट टर्म। डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज जो है आउटपुट फाई की वैल्यू में सबसे ज्यादा जो चेंज लाएगा वो यही टर्म लाएगा। क्यों यही टर्म लाएगा? क्योंकि इसकी डिग्री सबसे ज्यादा है।
ये सबसे ज़्यादा चेंज लाएगा, दैट इज वाई वी कॉल इट अ डोमिनेंट टर्म। नाउ अगर ए पॉजिटिव है तो एंड बिहेवियर का मतलब क्या है? एंड बिहेवियर ऑफ द ग्राफ का मतलब है कि अगर इनपुट हमारा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो हम आउटपुट चेक कर रहे हैं। एंड बिहेवियर का मतलब होता है where is the output approaching as the input is approaching either plus infinity और इट इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी। ये मतलब होता है एंड बिहेवियर का कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर हमारा इनपुट जा रहा है तो आउटपुट कहाँ जा रहा होगा। तो आप देखिए, अगर ए हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे x यानी कि इनपुट हमारा अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे जब a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि एग्जैक्टली यही ग्राफ बन के आएगा, ये डिपेंड करता है पॉलिनॉमियल पे, लेकिन उसका नेचर बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा। एज यू मूव टुवर्ड्स द राइट ऑफ द रियल नंबर लाइन तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इधर ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इस तरह का नेचर है। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हो कि ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। एक और मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमको ये पता है कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट, कि अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो क्या होगा? ए नेगेटिव है तो यही नेचर कुछ ऐसा जाएगा। ये कैसे हो रहा है? ए नेगेटिव है, x अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होके बहुत ही छोटा नंबर हो गया। अब सबसे छोटा नंबर क्या है? माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या है? प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि फंक्शन इज लीपिंग फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसलिए इसका रेंज कैसा हो गया? ऑल रियल नंबर्स हो गया। और यही चीज अगर हम n इवन के लिए चेक करें, चलिए हम n इवन के लिए चेक करते हैं इसी चीज को। तो इवन के लिए क्या होगा? सपोज हमने एक एग्जांपल के लिए ले रखा है, बाई क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, डिग्री 4। तो कुछ ऐसा होगा dx प्लस ई। कहानी ऐसी चल रही होगी। जाहिर सी बात है कि a की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं है, a की वैल्यू 0 नहीं है। यहीं से क्या पता चलता है? a या तो पॉजिटिव है भाई साहब या फिर a नेगेटिव है। अब यहाँ पे खुद ही सोचो कि अगर x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़े को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बहुत बड़ा होगा। यानी कि ये कहाँ जा रहा है? इस डोमिनेंट टर्म को देखें तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन खास बात क्या है कि इस बार अगर ये माइनस इन्फिनिटी भी लेते हो ना x को, नेगेटिव इन्फिनिटी, तब भी ये प्लस इन्फिनिटी ही बन रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो प्लस हो जाता है। तो दिस एंटायर फंक्शन इज अप्रोचिंग प्लस इन्फिनिटी व्हेन a इज पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसा जा रहा है ना, इसका नेचर कुछ इस तरह का है कि भैया माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तब भी हम प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ इनपुट जा रहा है तब भी आउटपुट क्या जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, इतना तो ये श्योर कर ही देता है हमको कि ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं बनेगा, यानी कि ऑल रियल नंबर्स इसका रेंज कभी आने वाला नहीं है। सिमिलरली अगर ए नेगेटिव हो तो क्या होगा? ये कुछ इस तरह की कहानी बनेगी। ऐसा कैसे बन जाएगा? क्योंकि x आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, ये तो पॉजिटिव है लेकिन a नेगेटिव है, और a एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होके इट विल मेक इट माइनस इन्फिनिटी। तो इन दो ग्राफ से एक चीज क्लियर हो गई। वो चीज क्या है कि रेंज चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आ रहा हो, वो हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कोई फॉर्मूला भी नहीं है हमारे पास, लेकिन इतना श्योर है कि ये कभी भी पूरा रियल नंबर तो नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो नहीं ही होगा। तो निकालेंगे कैसे रेंज? एक सवाल आता है, निकालेंगे कैसे? तो वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक जो दे रखा है, सॉरी डिग्री 4, डिग्री 6, इवन नंबर वाले डिग्री वाले पॉलिनॉमियल जो दे रखे हैं वो कौन से हैं, कैसे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको सीखने के लिए, और एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं क्वाड्रेटिक का जो हमारे एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है, रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल।
अब रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा है हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का है, ax² प्लस bx प्लस c। जाहिर सी बात है कि a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, वरना ये क्वाड्रेटिक कभी रह ही नहीं जाएगा। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि भाई इसका क्या होता है। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे भी एक ही कहानी है, या तो a पॉजिटिव है या फिर a नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अप टाइप का पैराबोला बनता है, और अगर a नेगेटिव है तो ये कॉनकेव डाउन टाइप का पैराबोला बनता है। इन दोनों ही केसेस में इस पॉइंट को बोलते हैं, वी कॉल इट वर्टेक्स, और यहां पे भी इसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट वर्टेक्स। वर्टेक्स है क्या? जहां से ग्राफ एक्चुअली टर्न हुआ है, ठीक है, ऊपर जा रहा था यहां से गिरना स्टार्ट हो गया, नीचे जा रहा था यहां से उठना स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। सो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों ही केस में सेम ही होता है। तो अगर हम इसको याद रखें, इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a एंड दिस इज -d/4a। यहां पे भी वही होगा, -b/2a एंड दिस इज -d/4a। तो यहां से तो हमारे पास एक बड़ा ट्रिकी टाइप का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया रेंज का। क्योंकि ये देखो, ये इस तरह के केस में अगर ये पॉजिटिव है तब की बात मैं कर रहा हूं, ये तो ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू आने से रही। मैक्सिमम वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं दे सकते हम आंसर, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है, ठीक है। तो इसका कोई मैक्सिमम नहीं आ रहा है, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू तो आ रही है। तो इस केस में जो रेंज जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? दिस विल बी y कोऑर्डिनेट, y ही रेंज होता है -d/4a से लेकर के कहां तक? इन्फिनिटी तक। और इस केस में आपका रेंज हो जाएगा, इस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, मिनिमम है -इन्फिनिटी से लेकर के -d/4a तक। तो ये तो हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप इसको याद रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये दोनों केस बहुत अमूमन आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ऐसा एक क्वाड्रेटिक दिया रहेगा, आपको निकालना होगा इसका रेंज, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, मजे करो, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इस फॉर्मूले की समझ, कि हमको कैसे पता चला भाई ये कि इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा या इसका रेंज कुछ इस तरह से आएगा। सो वी विल डाइव डीप इनटू इट एंड वी विल ट्राई टू लुक इनटू वेयर दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम। ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम हियर। सो अगली कहानी जो है हमारी वो है प्रूफ की। तो देखिए, हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो था y = ax² प्लस bx प्लस ऑफ c। नाउ सी, यहाँ पे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब क्या मैं इसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, a मैंने कॉमन ले लिया बाहर, खींच लिया कोफिशिएंट को, तो ये b/a इंटू x बनेगा, ये c/a हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करूंगा, और क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूं? ऑब्वियसली आई कैन डू दैट। दिस इज x² प्लस, क्या मैं इस टर्म को 2 इंटू एक्स इंटू b/2a लिख दूं? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वापस 2 और 2 कैंसिल आउट होके bx/a ही बन रहा है। तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है उसमें, लेकिन जो भी किया है वो अब हमारे मतलब का है। जैसे ये a का स्क्वायर है, ये देखो 2 इंटू a इंटू b बन गया है। आगे हमको क्या चाहिए? b का स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या लिखा? b/2a का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये चीज ऊपर थी नहीं, हमने एडिशनल जोड़ा हुआ है, तो इसको हमने हटाना भी पड़ेगा। सो दिस इज माइनस ऑफ b/2a का स्क्वायर, और जो c/a जैसा पड़ा था वैसा अभी भी पड़ा है। अब देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये चीज जो बन गई वो बन गई x प्लस b/2a का स्क्वायर। और ये क्या बन गया? इसको अगर आप थोड़ा सा कन्फिगर करोगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, तो ये बाहर आएगा -b²/4a² और प्लस c/a। और अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो ये क्या होगा? दिस विल बी, डिनोमिनेटर तो 4a² होगा और ये बन जाएगा 4ac माइनस b²। ये कुछ कहानी बन के आ रही है, बाहर एक a भी पड़ा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ।
और आप ध्यान देखें कि क्वाड्रेटिक में जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती थी वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, दैट यूज टू बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या मैं इसी को यहाँ पे यूज कर लूँ और क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि दिस इज नथिंग बट a टाइम्स ऑफ दिस इज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हुआ करता था, लेकिन ये उल्टा है, ये 4ac माइनस बी स्क्वायर है, तो d की जगह क्या है, दरअसल ये माइनस डी बाई 4a स्क्वायर है। अब यहाँ से थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। आपके सामने y कुछ ऐसा लिखा था, उसी y को मैंने चेंज करके कुछ ऐसा बना दिया है। अब यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम हम जज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, तो y को जो कि हमको ऐसा दे रखा था उसको हमने कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर करके लिख लिया है। अब इसको यूज कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं रेंज के इवैल्यूएशन में, क्योंकि इस पे कहानी लिखनी थोड़ी आसान है इसके कंपैरिजन में। वो क्या है मैं बता रहा हूं। जब भी x एक से ज्यादा जगहों पे रहता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है, उस एक्सप्रेशन को क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे देखो x यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो हमने कुछ ऐसा बनाया है जिससे x एक ही जगह पे है। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकता हूं ताकि y की हमको वैल्यू मिल जाए। आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, या यहीं पे कर लेते हैं, लेट्स डू इट ऑन अनदर स्लाइड। सो हमारा y अब जो आया है वो आया है a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, होल्ड ऑन समथिंग, माइनस डी बाई 4a का स्क्वायर, और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरह से। नाउ इस एक्सप्रेशन को हम क्रिएट कैसे करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ x। अब जाहिर सी बात है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x क्या हो सकता था, डोमेन क्या था फंक्शन का, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स था, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो x माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि कैसे हम सीखें कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को क्रिएट कैसे करेंगे। अब आप देखिए x, अब इसमें ऐसे चेंजेस लाते जाओ जिससे कुछ ऐसा बनता जाए। जैसे ऐसा बनाने के लिए जाहिर सी बात है मुझे इसमें b बाई 2a ऐड करना चाहिए। तो जो चेंजेस हम यहाँ ला रहे हैं वही चेंजेस हमको लेफ्ट और राइट यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में भी करना पड़ेगा। अब इन्फिनिटी में अगर थोड़ा सा नंबर ऐड कर दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। यह यानी कि वो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। अभी नेक्स्ट, अब मैं ऐसा बनाने के लिए सोच रहा हूं कि इसको स्क्वायर कर दूं, तो मैंने क्या किया, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब सोचो कि कोई नंबर x प्लस बी बाई 2a टाइप का कोई नंबर जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कहीं पे भी लाई कर रहा था, अगर उस नंबर का स्क्वायर किया जाए तो अब उसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगी। भाई मिनिमम अब 0 से नीचे तो हो नहीं सकती, मिनिमम तो अब 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर्ड नंबर कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। नाउ अब इसमें क्या करने की जरूरत है, मैं इसमें माइनस डी बाई 4a स्क्वायर ऐड कर दे रहा हूं। सो b बाई 2a का स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है यही काम आप दोनों तरफ करोगे। तो 0 में ये ऐड करने पे दिस विल बिकम माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। और ये कहानी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये भाई साहब इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में थोड़ा सा नंबर जोड़ दो या थोड़े से नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ इसके बाद जाहिर सी बात है मुझे a से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो a से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसके बाद की कहानी में इधर ही लिख दे रहा हूं। सो नाउ अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। इनइक्वालिटी में एक खास बात क्या होती है कि मान लो एक नंबर है x और या एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4, तो अभी 4 बड़ा है। थोड़ा सा समझा रहे हैं जो बेसिक जूनियर क्लासेस में पढ़नी थी कि 3 4 से छोटा है। तो अगर आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 8। साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखो अभी भी सेम है, लेकिन अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -6 हो गया, ये कितना हो गया -8। यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या सीखने को मिला यहाँ से कि इन इक्वेशन में अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हमको चेंज करना पड़ता है। अब
यहाँ पे दो कैटेगरी बन जाता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका अब कोई काम है नहीं। यहां से दो कैटेगरी बन जाती है क्योंकि y बनाने के लिए अब मुझे इस पूरे को a से मल्टीप्लाई करना है, और हमने जहां से स्टार्ट किया था कि a या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो अगर a पॉजिटिव रहा, इस केस की मैं बात कर रहा हूं, अगर a पॉजिटिव था तो इसको मल्टीप्लाई किया a से, y बन गया बीच में जो भी था, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -d/4 टाइम्स ऑफ a से मल्टीप्लाई करोगे तो a और a का स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से अब इन्फिनिटी में कुछ भी कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप देखो यही रेंज आया था, यही रेंज आया था। पिछले स्लाइड पे आप जाके चेक कर सकते हो कि y की वैल्यू जो आई थी वो मिनिमम इतनी आई थी और मैक्सिमम इतनी आई थी। अब इनकेस a आपका नेगेटिव होता तो बीच में तो y क्रिएट हो ही जाता है a मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया होता, यानी कि अब ये कुछ इस तरह से होगा, और इन्फिनिटी अब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पॉजिटिव था लेकिन आपने जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया है वो खुद ही नेगेटिव है, तो अब ये माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम -d/4। So this is how we have evaluated that the range of a quadratic lies from -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक, या -इन्फिनिटी से लेकर के -d/4a तक। So that's all here। इतनी कहानी है जो हमको अपने दिमाग में रखनी है, जरूरी है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो मजा आ जाए इस पे। जैसे दो सवाल हमने ले रखे हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको आपके स्कूल के एग्जाम्स में दिखेंगे, क्योंकि इतने बेसिक सवाल जाहिर सी बात है जेईई में नहीं आते, लेकिन इसका यूज जरूर है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे a की वैल्यू हम जानते हैं, a की वैल्यू कितनी है भाई, ये है a, ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये b हो गया, और ये क्या हो गया अपना c हो गया। वैसे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है ये -3, b की वैल्यू कितनी है +2, और c की वैल्यू कितनी है +1। अब जाहिर सी बात है इसका हमको रेंज निकालना है। अब हमने बात की है कि रेंज डिपेंड करता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे मिला मुझे कि a यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसमें a पॉजिटिव है तो फिर रेंज क्या होगा, रेंज तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यानी कि रेंज बनेगा -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी। डायरेक्ट आंसर है, कुछ तमाशा करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो यूजफुल है। आप सीधे सीधे d की वैल्यू निकालो, तो d क्या होता है भाई, तो d होता है b² - 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, -4 × a × c कितना हो गया 8, यानी कि आ रहा 17। तो कहानी होगी खत्म। तो रेंज कितना आया, रेंज इज d17 है, सो दिस इज -17/4a, 4 × 2 8, और यहां से लेकर के इन्फिनिटी, एक लाइन में आंसर खत्म। वैसी कहानी कुछ इसकी भी है। यहाँ पे आप देखो तो a नेगेटिव है, अब a नेगेटिव है तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर के -d/4a क्लोजर तक। अब d की वैल्यू निकाल लो, तो d की वैल्यू हमने निकाल ली साइड में कहीं, d कितना आएगा, b का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4ac। अब -4ac करोगे, a खुद ही नेगेटिव नंबर है, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 16। ठीक है, अब आप इसमें यूज कर लो, तो कितना हुआ, -इन्फिनिटी से लेके -16/4 गुने -3 यानी कि -12। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा कैंसिल आउट होके, तो 4 से डिवाइड कर दो, दिस इज 4/3। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, जो कि निकालना बहुत आसान है। तो एक बार क्विक रिकैप करा रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक में रेंज कैसे निकालेंगे। क्वाड्रेटिक में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर ये होता है रेंज, और अगर नेगेटिव है तो ये होता है रेंज। आप a जानते हो, b जानते हो, c जानते हो, d की वैल्यू जानते हो, डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग करो और आंसर पाओ, दैट्स ऑल। इसका प्रूफ भी हमने देख रखा है। क्यूबिक इक्वेशन एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, या ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स के क्या करेंगे, ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। मूविंग ऑन टू समथिंग मोर एक्साइटिंग,
और ये फिर से हम जा रहे हैं जूनियर क्लासेस में। कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमको आनी चाहिए थी और हो सकता है आपको आती भी हो, लेकिन हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। जैसे ये एक इनइक्वालिटी है कि x एक नंबर है जो 3 और 8 के बीच में है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि x का स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो एक कहानी तो ये है कि भाई इसको इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, और इनफैक्ट ये सही है। पर ये सही तब तक होगा जब तक ये दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हो, पॉजिटिव हो। अगली कहानी हम ले रखे हैं जिसमें दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव है। तो इस बार आपने स्क्वायर किया और सोचा कि भाई इसको 16 कर देते हैं, देखो क्या बनेगा, ये 16 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। तो मतलब एक्स स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 16 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ऐसा नंबर पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या करते हैं इसमें, जब दोनों साइड नेगेटिव हो तो आप इसका स्क्वायर करते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो। बस स्क्वायर करो, बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर दो, चेंज कर दो। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन जो है वो सही बैठ जाएगी। तो ये चीज जो मुझे बतानी थी, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं सोचा कि पहले आपको डिस्कस करा लूं। जैसे यहाँ पे देखो, ये अलग केस हो गया जिसमें एक तरफ नेगेटिव नंबर है और एक तरफ पॉजिटिव नंबर है। इस केस में क्या होगा, तो अगर आप यहां से x का स्क्वायर बना रहे हो तो देखो, अगर x -2 से लेकर के 5 तक था और आप एक स्क्वायर को जज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये नंबर कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0 पे लग जाएगा क्लोजर, क्योंकि ये पॉसिबल है, x का स्क्वायर 0 हो सकता है। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो x का स्क्वायर 0 हो सकता है। हालांकि इक्वल टू साइन ऊपर में नहीं था, लेकिन ये आएगा क्योंकि एग्जैक्टली आप सेम ऑपरेशन तीनों में नहीं कर सकते हो। आपको जज करना पड़ता है कि x अगर यहां से यहां तक है तो x का स्क्वायर मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो बड़ा आसान है। आप देखो इनमें से न्यूमेरिकली बड़ा कौन सा है, सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं। न्यूमेरिकली बड़ा कौन है, वो तो ये है 5। 5 का स्क्वायर कर दो और आपका काम एकदम चंगा हो जाएगा। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर बनाओ भाई, है ना। मिनिमम कितना है, मिनिमम तो बोल दो 0 है भाई, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा, तो इन दोनों में देखो न्यूमेरिकली बड़ा कौन है, न्यूमेरिकली 5 है, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगी। आपकी कहानी जो है वो सेट हो गई। दैट्स ऑल फॉर डीलिंग विद इनइक्वालिटीज। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जिसमें हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चन जब बहुत अच्छे वाले कर रहे होंगे तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक और देखते हैं, लेट्स सी कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मान लो एक्स का स्क्वायर लिखा है 3 के स्क्वायर से कम, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी। तो इसको डील कैसे करते हैं, बहुत इजी है डील करना। पहले तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखो, लेस देन और ग्रेटर देन का। देखो ये जो 3 है ना, -3 और +3, ये ले लो सीधे सीधे। ये रटने वाली विधि बता रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आता है ये। तो अगर लेस देन है तो इसका सोल्यूशन यहां से यहां तक जा रहा है, बीच वाला। और अगर ग्रेटर देन है तो इसका सोल्यूशन -∞ से लेकर के -3 तक और फिर 3 से लेकर के +∞ तक, कुछ ऐसा चाहता है। ये केस तब है, दिस इज फॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, और ऊपर वाला सॉल्यूशन है अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर बना है। आइए देख भी लेते हैं कि ऐसा क्यों काम कर रहा है वैसे, है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं है, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको जज कर लीजिए। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो ये फैक्टराइज फॉर्म में हमने लिख रखा है। क्रिटिकल पॉइंट्स है कि हर एक फैक्टर का 0, इसको 0 से इक्वेट करो हर एक फैक्टर को, और जो x की वैल्यू आ रही है वही क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको 0 से इक्वेट करोगे x की वैल्यू -3 आ जाएगी, इसको इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये जो 3 रीजन्स बने हैं, इनमें कोई भी नंबर लेके इसको चेक कर लीजिए। चेक किसको करना है, इस पूरे को चेक करना है। अब मान लो 3 से इधर वाले रीजन को मैं चेक कर रहा हूं, तो 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो। मैंने 10 ले लिया, तो 10 रख के देखो यहाँ x की जगह, तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या है, इधर पॉजिटिव तो बीच में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये ऑल्टरनेट चलता है। ये ऑल्टरनेट तब तक चलेगा जब तक इन फैक्टर्स का कोई पावर ना हो।
चलिए उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो फिलहाल देखिए ये लेस देन 0 चाहिए था हमको, तो लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक इसी प्रकार से जो ग्रेटर देन वाला है वो भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। वो तो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर लेस देन जो है 0 के लिए ये आंसर है तो ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर कौन सा होगा, उल्टा वाला जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान में हमको रखनी है। एक क्विक रिकैप यहाँ पे जरूरी है कि एक्स स्क्वायर लेस देन कुछ ए स्क्वायर पड़ा है एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर पड़ा है। तो रियल नंबर लाइन से इसको याद रखो, माइनस ए प्लस ए, माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक आंसर किसका है, इसका। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है भाई माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और ए से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ये चीज हमको दिमाग में रखने की जरूरत है, ठीक है। अब एग्जैक्टली कुछ ऐसा बनता है मॉडुलस के साथ भी, लेकिन मॉडुलस फंक्शन चूंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उस पर हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जब मॉडुलस फंक्शन मैं पढ़ाऊंगा तो उस पर ये सेम इनइक्वालिटी हम लोग डील कर रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट पोर्शन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो है फंक्शनल इक्वेशंस का। अब तक जो आपने पढ़ा वो सब बहुत बेसिक था, दैट इज बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस ऑफ फंक्शनल इक्वेशन, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल ले रखा है कि एक फंक्शनल इक्वेशन ऐसा है और इसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस हैं वो कैसे ढूंढेंगे। लाइक ये मेरे पास एक फंक्शन है, इट्स लाइक वेरिएबल। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो ये फंक्शनल इक्वेशन है, यानी कि वेरिएबल्स की जगह क्या है, फंक्शंस है। अब यहां पे सोल्यूशन ऑफ फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो इसको सेटिस्फाई कर दें, वो क्या कहलाएंगे, इनके सॉल्यूशन। जैसे मान लो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, इसका सोल्यूशन आता है -4। क्यों आता है भाई, इसको सोल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि -4 इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो यही कहानी यहाँ पे है। समझ में आई हुई बात कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस खास फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ 4 पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। जैसे वो चारों के चारों में लिख दे रहा हूं, ये फंक्शंस होते हैं 0, 2, फंक्शन होता है 1 प्लस एक्स रेस टू एन, और एक और फंक्शन होता है 1 माइनस एक्स रेस टू एन। ये चारों पॉलिनोमियल्स ही, सिर्फ ये 4 ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसके अलावा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है जो इसको क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। ये भी जानने की जरूरत है हमको कि ये सारे जो है वो कैसे आ रहे हैं। तो उसको पता करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हमको करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट डज इट बिकम, आप देखिए बन जाएगा 1/x, और इसको हमने लेफ्ट में ले लिया है माइनस एफ ऑफ 1/x। और अब क्या कर रहे हैं, सब में हम दोनों साइड एक ऐड कर दिए हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ इफ यू टेक दीज टू एट हैंड एंड इफ यू टेक fx एज कॉमन, क्या रह जाता है आपके पास, f ऑफ 1/x माइनस ऑफ 1 रह जाएगा। और यहाँ पे अगर आप -1 कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा, f ऑफ 1/x माइनस ऑफ 1 रह जाएगा, और इधर 1 पड़ा हुआ है। अगर आप देखो इनको तो ये चीज इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास क्या बच गया, f ऑफ x माइनस ऑफ 1 बच गया। एक फैक्टर तो ये है और दूसरा फैक्टर क्या है, 1/x माइनस ऑफ 1 बन गया, जो कि 1 है। नाउ यहां से एक छोटी सी चीज कर रहे हैं हम f ऑफ x माइनस 1 को gx कंसिडर कर ले रहे हैं। एक फंक्शन अपना ये है, सपोज ऐसा हमने माना हुआ है, हम बता रहे हैं कि हमने अज्यूम किया है gx। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो कितना हो गया, gx हो गया। सोचिए अगर gx ऐसा है तो g ऑफ 1/x कैसा होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां 1/x हो जाएगा। यानी कि ये हो रहा है f ऑफ 1/x माइनस 1, तो पता चलता है ये तो बगल वाला ही है, यही है g ऑफ 1/x, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा जजमेंट करना होगा हमको। ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनका प्रोडक्ट 1 है। अब ऐसे कौन से पॉलिनोमियल होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट 1 आ जाता हो और रेसिप्रोकल नेचर के हों। तो यहां से जो फंक्शंस निकल के आते हैं बउआ लोग, वो है
जी एक्स कैन बी प्लस माइनस एक्स रेस टू एन। ये खुद से सोचने वाली चीज है। ऐसा कौन सा पॉलिनॉमियल लिखें जो रेसिप्रोकल नेचर होने के कारण ऐसे मल्टीप्लाई हो के क्या हो जाते हो, वन हो जाते हो। जाहिर सी बात है, अब एक्स की पावर एन लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/x की पावर एन से, तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, 1 बन जाएगा। और सेम गोज फॉर नेगेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस एक्स की पावर एन। और अब यहां से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, यहां से मैं छोड़ दे रहा हूं। अब मुझे तो fx पता करना था ना, मुझे तो gx थोड़ी पता करना है, मुझे तो fx पता करना है। तो मैं वापस चलाता हूं यहां जहां हमने gx को कुछ माना था। तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर gx की वैल्यू है प्लस माइनस एक्स की पावर एन, तो ये 1 उधर भेज दो, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, और ये कहानी आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। सो दिस इज हाउ वी गॉट टू सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस तो आ गए, एक है 1 प्लस एक्स की पावर एन और दूसरा है 1 माइनस एक्स की पावर एन। आई होप कि कहानी समझ में आई होगी। अभी तक दो सॉल्यूशन आया है, लेकिन बाकी के दो सॉल्यूशंस नहीं आए हैं। एक फंक्शन हमारा था fx इक्वल्स टू 0 कांस्टेंट फंक्शन, और दूसरा था fx इक्वल्स टू 2। नाउ ये डिपेंड करता है यहाँ पे n क्या है, ये भी जानो कि यहाँ पे n क्या है। सो n इज एनी होल नंबर, एनी होल नंबर, एनी होल नंबर है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाते हैं, मैं इन सब को हटा दे रहा हूं और सोचो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, जिसमें n क्या है, एक होल नंबर है। तो सपोज n की वैल्यू 0 हो जाए, फॉर n इक्वल्स टू 0, क्या बनेगा फंक्शन, fx क्या होगा, 1 प्लस x की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, एक फंक्शन ये आ गया। और सोचो अगर यही चीज हम माइनस वाले में रखते तो -1 बनता और इसका आंसर कितना आ जाता, 0 आ जाता। तो ये दो फंक्शंस यहां से आए हैं, और मेनली तो यही दो फंक्शंस हैं जो क्या करते हैं, पॉलिनॉमियल फंक्शंस, जो इस फंक्शनल इक्वेशन को जो दे रखा था यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसको याद रखना है, हर बार ऐसे बहुत सारे फंक्शनल इक्वेशंस होते हैं, तो हम सबके लिए सॉल्यूशंस याद नहीं रखते, लेकिन जो अमूमन एग्जाम्स में जिनका यूज किया जाता है, जिसको पूछा जाता है, तो उनके सॉल्यूशंस अगर हम पॉलिनॉमियल फॉर्म में याद रखें तो हमारे लिए बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू अ वेरी शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इन द कॉम्पिटिटिव सेक्शन। नाउ लेट्स डू समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग इन द लास्ट पार्ट, की फंक्शनल इक्वेशन पे जो सबसे साधारण सवाल होंगे, एकदम बुनियादी, है ना, चिंटू पिंटू सवाल, वो कैसे होंगे। तो चिंटू पिंटू सवाल कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है कि लेट फंक्शन fx बी अ पॉलिनॉमियल सेटिस्फाइंग द फंक्शनल इक्वेशन, वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, मैं उसी फंक्शनल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉलिनॉमियल है वो fx दे रखा है, और f ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है 9। आपको क्या निकालना है, f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर हमको सोल्यूशन याद है, तो मुझे तो याद है ना कि भाई इसका सोल्यूशन जो हो सकता है वो या तो 1 माइनस एक्स की पावर n हो सकता है, या ये 1 प्लस एक्स की पावर n हो सकता है। मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं कि अभी जो हमने पढ़ा उसका उपयोग कहां है, किस तरह के सवालों में है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे पता है कि यही सॉल्यूशंस आने हैं, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो ट्राई करके देखते हैं, लगा लेते हैं। तो भाई इसने कहा f ऑफ 2 9 हो जाएगा, मैं रख के देखता हूं, यहाँ पर f ऑफ x की जगह 2 रख दो तो 1 माइनस 2 की पावर n हो गई। ठीक है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, 1 माइनस 2 की पावर n हो गई। तो भाई ये तो कमाल हो रहा है, ये इधर लाएंगे 2 की पावर n बन जाएगा, और ये -8, तो भैया यहां से तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 की पावर n एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जाहिर सी बात है कि बेस कितना दे रखा है 2, n की वैल्यू कुछ भी डाल दो, धरती पे कोई भी नंबर डाल दो, ये -8 कभी बनेगा ही नहीं। तो यहां से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया, ये मेरी पूरी मेहनत बेकार गई, लेकिन एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। यहां से बढ़ते हैं। सो f ऑफ 2 1 प्लस 2 रेस टू n कर लिया। अब f ऑफ 2 9 दे रखा है, 1 प्लस 2 रेस टू n हो गया। इसको इधर भेज दो, 8 2 रेस टू n, यानी कि काम कर रहा है, क्योंकि 8 क्या होता है दरअसल 2 की पावर 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। लग गया हमारा शॉट, तीर लग गया निशाने पे। तो n की वैल्यू 3 आ रही है। n की वैल्यू 3 आने से फायदा क्या है कि अब हमको
अब हमको जो है वो पता चल गया फंक्शन। भाई ये फंक्शन हो सकता था, ये फंक्शन हो सकता था, ये तो नहीं है क्योंकि यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आया, और ये है क्योंकि अब फंक्शन कितना हो गया, सो एफ ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स की पावर n कितना आया हमारा, 3 आया है। तो फंक्शनल पता चल गया, तो अब एफ ऑफ 3 निकालने में क्या ही जा रहा है किसी का, x की वैल्यू 3 रख दो और क्या, 1 प्लस 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 28। दैट इज योर फाइनल आंसर। यू कैन टेक गुड स्क्रीनशॉट फॉर दिस, है ना। ये बढ़िया सवाल है, हालांकि चिंटू पिंटू ही है। एक सवाल और कर लेते हैं जाते जाते, आई होप कि हो गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, मैंने फंक्शनल इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, वही है, सेम कहानी, ठीक है, गोल गोल कहानी है। एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है px, इट्स अ पॉलिनोमियल, और ऐसा है कि p ऑफ 3 दे रखा है -26, और मुझे उस पॉलिनोमियल की डिग्री पता करनी है, यानी कि जैसे अभी n पता किया था ना, वही कहानी है, n तक लाके छोड़ देना है, यहाँ तो और भी काम आसान है। तो फिर से मुझे पता है कि भाई ऐसा वाला है फंक्शनल इक्वेशन, तो इसमें px क्या हो सकता है, या तो भैया ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो चलो अंधे में तीर लगाते हैं, दो ही जगह लगाना है। तो p ऑफ 3 कितना दे रखा है, -26, यानी कि x की वैल्यू 3 डाल दो, तो 1 प्लस 3 की पावर n बन जाता है, ये -26 हो गया। ये 1 प्लस 3 की पावर n, इसको इधर ले आओ, दिस इज -27, ओल काम तमाम हो गया भाई। ये तो पॉसिबल कभी है ही नहीं, यानी कि ये वाला तीर तो बेकार गया। अगला p ऑफ 3 डालते हैं भाई, 1 माइनस, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि क्यों काम नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। नाउ दिस इज 3 रेज टू n, नाउ दिस इज गिवन -26, दिस इज 1 माइनस ऑफ 3 रेज टू n। Now if you bring this one to the left hand side, it becomes 27, and you know what is 27, this is 3 raised to 3, और यहां से n की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तीर निशाने पे लग चुका है। मुझसे पूछा गया था कि फंक्शन की, या सॉरी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, और डिग्री कितनी आई है हमारे पास, 3। तो कुछ इस तरह से हम फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और काफ़ी टिपिकल भी हो जाता है एज यू कीप कॉम्प्लिकेटिंग दिस फंक्शनल इक्वेशन, जो कि आगे हम लोग करेंगे। आज की कहानी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन में सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस की चर्चा की है। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शंस के साथ ऑपरेशंस होता है, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी कैन से थैंक यू।